हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड एपीओ का मॉक टेस्ट जो है वो करेंगे सॉल्व। और ये हमारा 6th वाला मॉक टेस्ट है। इससे पहले 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके बाकी 5 मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि फ्री मॉक टेस्ट है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से वहां पे जो एग्जाम एरर होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट है, इसको देखते हैं। और सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि आपको जो है इसे क्या करना है, अपने ओएमआर शीट वगैरह अगर आपके पास में है तो उसे लेके बैठना है, या फिर एक ब्लैंक पेपर जो है उसे लेके बैठना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो नए हैं एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि 1 से 100 तक क्वेश्चन आपको तुरंत दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर आप अपना वीडियो की वॉल्यूम को पॉज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर तुरंत ही इसको सॉल्यूशन इसका दिया जाता है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक आपको दिखा देते हैं। और इसमें ये भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट पिछले एक टेस्ट से शुरू किया गया है कि थोड़ा इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग है, जो इंग्लिश मीडियम वालों को शायद समझने में दिक्कत हो, उसकी वजह से इंग्लिश में भी इसको रखा गया है। टोटल ऐसा नहीं है कि डिगलॉट के तरीके से किया गया है, बाइलिंगुअल, ठीक है ना। तो बस ये है कि हाँ, जो टिपिकल वर्ड मीनिंग होते हैं हिंदी के, जो उनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो सकती है, उसको रखा गया है इस तरीके से कि उनको इंग्लिश में उनकी वर्ड मीनिंग ब्रैकेट में लिख दी गई है। बाकी देखो, इतना सिंपल मीनिंग हिंदी के वो आपको पता ही होंगे कि जुर्माना है ना, या फिर कोई दंड प्रक्रिया संहिता है, तो उसको आप, तो कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं सिंपली उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश वाले इतने समझ जाएंगे। प्रावधान का मतलब प्रोविजन होता है ना। क्योंकि आपको देखो, वहां जो ट्रांसलेशन का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर, उसमें ट्रांसलेशन जो होती है वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन करने की। तो इस तरह से आपको वर्ड मीनिंग आपको पता रहने चाहिए। 20 नंबर का, 10 नंबर का, इस तरह से ट्रांसलेशन अलग अलग एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है, इसमें लेटेस्ट केस लॉ भी दिए जाते हैं हर पेपर में, और एक पेपर में कम से कम 8 से 10 केस लॉ रहते हैं, जो 2022-23 के बाद से 23, 24, 25 इन 3 का तो मोस्टली रखा ही गया है। बाकी तो फिर लीडिंग केस लॉ और वो अलग हैं। तो इस तरह से लेटेस्ट केस लॉ के साथ में क्वेश्चन पेपर है। और पिछले पेपर में शायद एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जो बाद में सॉल्व कर दिया गया था, कमेंट में किसी ने बताया था, तो वो कंफ्यूजन में था, तो वो सही हो गया। बाकी अब तक 4 पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। एक 5वें में भी एक ही क्वेश्चन में मिस्टेक आई थी। और बाकी आप देखेंगे सारे क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक आपको बहुत रेयर ही कोई मिलेगी। कोशिश यही की गई है कि ना तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो, है ना क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई मिस्टेक हो। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। सैदोष लाभ और सैदोष हानि को डिफाइन किया गया है आईपीसी में, धारा 23 सेक्शन 23। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती? तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का केस है, राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित। आईपीसी के किन प्रोविजन में एकांत परिरोध और एकांत परिरोध की परिसीमा को बताया गया है? तो 73, 74। नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि यदि चोटें घातक आयुध से पहुंचाई जाती हैं जिनसे मृत्यु होने की संभावना हो, तो हत्या कारित करने के आशय का भाव इररिलेवेंट हो जाता है वहां पर।
तो ये है आपका आंसर, कुनी मोहम्मद उर्फ कुनहेतु वर्सेस केरल राज्य 2024। नेक्स्ट है आईपीसी का कौन सा प्रोविजन मैकनाटन रूल को बताता है, तो ये सेक्शन 84, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीसी का कौन से प्रोविजन में व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर, है ना, ये यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है, मृत्यु को छोड़कर कोई भी अपहानि यानी हानि करने तक होता है, तो ये सेक्शन 101। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में प्रिवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के मध्य डिफरेंस किया था, तो ये महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस। उसके बाद में नेक्स्ट है किस जजमेंट में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है, तो यहाँ पर तेज खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीसी के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने की सजा का उल्लेख, सजा पूछी है इसमें, तो यहाँ पर 143, ठीक है। दहेज मृत्यु किस चैप्टर में रखी गई है आईपीसी में, तो दहेज मृत्यु आपका जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है चैप्टर नंबर 16 में, उसमें रखी गई है। आईपीसी की किस धारा में ठग को परिभाषित किया गया है, तो ठग को डिफाइन की बात पूछ रहा है इसमें 310 में, दंड 311 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि एक बार पब्लिक सर्वेंट को अभियोजित करने की मंजूरी नहीं दी जाती है तो बाद में उसी आधार पर इसके लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य वर्सेस सी शोभा रानी 2024 सुप्रीम कोर्ट का केस है। नेक्स्ट है आईपीसी के अंतर्गत रॉबरी के अपराध को कारित करने के अभियुक्त की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 1। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 149 कैसा प्रोविजन है, तो 149 यहाँ पर एक भिन्न अपराध का गठन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है, धारा 34 के लिए, तो यहाँ पर सिंपल है क्वेश्चन, अभियुक्त की संख्या 5 और ये गलत है। नेक्स्ट है वासुदेव बनाम पेप्सू का वाद किस पर है, तो जो अनैच्छिक मत्यता होती है 86 में उससे रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक स्त्री का घूंघट बिना उसकी सम्मति के उसे डराने के लिए हटा देता है, तो यहाँ पर उसने क्रिमिनल फोर्स का अपराध किया है। नेक्स्ट है आईपीसी के अंतर्गत में सैदोष मानव वध के प्रयास का दंड किस धारा में बताया गया है, तो अटेम्प्ट की बात कर रहा है, 307 में जैसे हत्या का प्रयास है तो ऐसे ही सैदोष मानव वध का अपराध जो है वो 308 में है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए बी को सी का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, बी घर को जला देता है तथा उसी समय पर वहां पर संपत्ति की चोरी कर लेता है, क्या ए दोषी है, तो यहाँ पर मतलब किस अपराध के लिए दोषी है, क्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये आएगा ए दोषी है घर जलाने के दुष्प्रेरण के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है मतलब 111 जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्स जेड को घोरपति का भय दिखाकर बेईमानी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है और उसे एक्स को देने को कहता है, जेड उस पर सिग्नेचर कर देता है और एक्स को दे देता है। यहाँ पर एक्स कौन सा अपराध करता है, तो एक्सटॉर्शन का, ठीक है ना, 383। उसके बाद में उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्युकारित करने का उल्लेख जो वो किस सेक्शन में है, तो 304 ए में, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा फैक्ट चोरी में नहीं आता है, तो चोरी में यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है ए एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं बनता है। नेक्स्ट है ये केस की आपको मैचिंग करनी है, ये केहर सिंह का केस है तो आपराधिक षड्यंत्र का केस है। 2 हो गया नवाब अली का केस सामान्य उद्देश्य से संबंधित है 149 से।
उसके बाद विश्वनाथ का केस राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, 2-4-1 है ना। और महबूब शाह बनाम एम्परर का भी केस जो कॉमन इंटेंशन से है, तो 2-4-1-3, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता है, वह अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है, तो वह किस अपराध के लिए होगा? तो अबेटमेंट, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, 107 का जो तीसरा वाला पॉइंट था। किस सेक्शन में कंपाउंडेबल ऑफेंस की जो टेबल है वो दी गई है? तो यहाँ पर सब पता है, सिंपल है, 320 में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दंडादेशों का निलंबन या परिहार, सस्पेंशन और रिमिट ऑफ सेंटेंस करने की पावर जो किसको दी गई है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट को, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। उसके बाद में 432 सेक्शन से रिलेटेड है वो सीआरपीसी के से। सीआरपीसी के किस सेक्शन में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है? तो एंटिसिपेटरी बेल 438। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो उस अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो क्या होगा? तो 6 माह, केवल जुर्माने के मामले में 6 माह होगा, ठीक है ना। और 1 वर्ष होता है अगर अपराध 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होता है, और 3 वर्ष होता है यदि अपराध 1 से अधिक और 3 से कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, 468 में ये दिया हुआ था। नेक्स्ट है 360 के अंतर्गत में सदाचार की परीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है? तो यहां पर इन सभी को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है 360 में, लेकिन छोड़ा सभी को जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सह अपराधी को, देखो डिटेल में सॉल्यूशन करवाने से वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ नहीं होता है, तो बाकी आप तैयारी करने के बाद में आए हैं, तो यहाँ पे आपको बस रिलेटेड सेक्शन ही आपको काफी है, बाकी आप सब तैयारी करके आए हैं। सह अपराधी को धारा 306 के अंतर्गत में क्षमादान कब दिया जा सकता है? तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान, विचारण के दौरान। तो सह अपराधी को 306 के अंतर्गत जो क्षमादान दिया जाता है, ये इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यानी होता क्या है, जो 306(1) है वो कहती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी व्यक्ति को एविडेंस प्राप्त करने की दृष्टि से सीजीएम या महानगर मजिस्ट्रेट जो है वो इनमें से सभी होना चाहिए, है ना। इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी, क्योंकि वो अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान कभी भी देता है, किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी स्टेज पर, मतलब जो है, ठीक है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन को आप अपने को ऑप्शन को उसी हिसाब से देख लेना, ये इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विधि विरुद्ध जमाव को डिस्पर्स करने का जो कमांड है, ऑर्डर है, वो कौन दे सकता है? तो यहाँ पर या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है, या पुलिस थाने का जो बाहर सदक अधिकारी होता है वो दे सकता है, ठीक है ना। 129 में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत में आशंकित खतरे या न्यूसेंस रोकने के लिए कौन आदेश दे सकता है 144 में? तो यहाँ पर सभी, डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है 34, प्रशांति बनाए रखने हेतु सीआरपीसी की धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बॉन्ड भरवाया जा सकता है? तो 106 में कितना टाइम है? 3 वर्ष, ठीक है ना। और यहाँ पर सेशन न्यायालय और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये दोनों ही इसमें है, कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेशन न्यायालय और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। ये केवल 106 में ही है, बाकी सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। नेक्स्ट है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ये देखो संदिग्ध व्यक्ति 109। उसके बाद में नेक्स्ट है,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास का दंडादेश दे सकता है? तो यहाँ पर 7 वर्ष तक, जो सीजेएम को है वही एसीजेएम को है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोविजन है जो हैबियस कॉर्पस रिट के सिमिलर है? तो यहाँ पर सेक्शन 97। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सी सेक्शन लागू होगी जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो यहाँ पर सिंपल है ये 174 सेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल कंप्लेंट को सीआरपीसी के अनुसार फाइल कंप्लेंट नहीं माना जा सकता? ठीक है ना। तो यहां पर जो 39 है उसमें ये है बी एन जॉन वर्सेस उत्तर प्रदेश 2025 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से अपराध का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 110 के अंतर्गत में नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसे अपने सदाचार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए? इसके संबंध में एक बंधपत्र निष्पादित करता है। तो यहाँ पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 शामिल नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद में प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कब जोड़ा गया था सीआरपीसी में? तो दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा सही मैचिंग नहीं है? तो यहां पर मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिरफ्तारी है वो सेक्शन 44 में है। ठीक है। नेक्स्ट है 43, कौन सा इनमें से सही मैचिंग है? तो कौन सा सही मैचिंग है ये पूछ रहा है इसमें। तो पहला वाला इसमें से सही मैचिंग है, संघीय मामलों में तलब 154 में है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से सही मैचिंग नहीं है? तो यहां पर अपील का संक्षिप्त निस्तारण, ये आपका 385 है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन कौन सा मैचिंग, मतलब यहाँ पे कोड दे रखे हैं नीचे कोड, इनमें से बताना है। तो बी ऑप्शन इसका सही है, यानी पहला, तीसरा और डी का 4। तो अपील का संक्षिप्त निस्तारण 384 यहाँ ये सही है मतलब। और कौन कौन सा इसमें से मैचिंग नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दोष मुक्ति की दशा में अपील 378 में है। हाई कोर्ट को संदर्भ यहाँ पर जो है ये आपका ये भी गलत है। ठीक है। रेफरेंस जो शुरू होता है 395 और एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पर 438। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया बी ऑप्शन। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 125/4 के अंतर्गत निम्न में से कौन मेंटेनेंस नहीं मांग सकता है? तो कौन मेंटेनेंस नहीं मांग सकता है? तो 45 में दोनों, यानी जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही हो, सेपरेट रह रही हो पत्नी, और जो एडल्ट्री की दिशा में रह रही हो, दोनों ही मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। तो 46 का सी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सेक्शन 125 के अंतर्गत में कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है? ठीक है ना। तो यहां पर अविवाहित बहन। नेक्स्ट है, जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जज अपनी अधिकारिता के अधीन किसी लोअर क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो रिवीजन होता है।
नेक्स्ट है बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भारसत्क अधिकारी द्वारा किसको दी जाएगी? तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट मतलब डीएम और एसडीएम को। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो फौजदारी न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 51 कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहां पर सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है ना। ये और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण केस है राम बिहारी यादव वर्सेस बिहार राज्य 1988 का। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि का सिद्धांत किस सेक्शन से है एविडेंस से? तो यहां पर धारा 27। नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 के अधीन क्रमिक याचिकाएं दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी नो बार ऑन फाइलिंग सक्सेसिव पिटीशंस। तो इसमें भीष्मलाल वर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2023 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है एविडेंस की कौन सी धारा है रेस इप्सा लिक्विडेटर के सिद्धांत से संबंधित है एविडेंस में? तो सेक्शन 106। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की कौन सी धारा है जो सेकेंडरी एविडेंस की ग्राह्यता का प्रावधान करती है, द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता? तो यहां पर आपका 65। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है? तो सेक्शन 58। नेक्स्ट है 113 भी दहेज हत्या की उपधारणा एविडेंस में कब जोड़ी गई थी? तो 113 बी जो है वो 1986 यानी 1986 में, और जो 113 ए थी वो 1983 में। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा सही एक सुमेलित यानी मैचिंग नहीं है? तो यहां पर आप देखेंगे जो मूक साक्षी है वो 119 में दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये इलस्ट्रेशन की ए और बी का सी की हत्या के लिए जॉइंट ट्रायल हो रहा है और ये प्रूव हो जाता है कि ए ने कहा बी और मैंने सी की हत्या की है, किस धारा से संबंधित है? तो अभी जो रिलेटेड सेक्शन क्वेश्चन आया था धारा 27 से। ठीक है ना। 59 का नहीं, ये तो जॉइंट ट्रायल वाली बात है ना, सहयुक्त का विचारण जो सहयुक्त से संबंधित है धारा 30। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि भ्रष्टाचार के मामलों को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अनिवार्य नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से दोषसिद्धि स्थापित की जा सकती है? तो एक है नीरज दत्ता वर्सेस दिल्ली राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस धारा में आईटी एक्ट 2000 के द्वारा संशोधन किया गया है? तो धारा 17 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ठीक है ना, मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन स्वीकृति कहलाते हैं ना। तो नेक्स्ट है 113 ए, देखो ये दोबारा आ गया, दोबारा नहीं है मतलब 113 बी वहां पूछा गया था, 113 ए यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 1983। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट में सम्मिलित है, तो दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस से संबंधित जो प्रोविजन है वो अधिकार और कर्तव्य दोनों के रूप में है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है उसका समर्थन और विखंडन करने वाले जो फैक्ट है वो रिलीवेंट माने जाते हैं। तो ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो यहाँ पर सेक्शन 46। उसके बाद में नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित कौन सा केस नहीं है? तो यहाँ पर जफर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है पाकलनारायण स्वामी
वर्सेस किंग एम्परर के बाद का संबंध किससे संबंधित है? तो इस देखो, वैसे वो कन्फेशन और डायनिकुलेशन दोनों से रिलेटेड है, तो इसलिए वो कभी भी एक साथ सेक्शन इसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो 24 से 30 वाली सेक्शन पापला नारायण स्वामी से संबंधित एक साथ इसमें नहीं आ सकती, 32 के साथ में, और आएंगी तो फिर मतलब वहां पे दोनों ही मतलब उनको ऑप्शन में रखा जाएगा आंसर में। नेक्स्ट है कौन एक्सपर्ट है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन एक्सपर्ट है? तो सारे ही इसमें से एक्सपर्ट हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा वाद सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो यहाँ पर शक्ति वाहिनी वाला जो केस है वो इसमें से जार से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, वो ऑनर किलिंग से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2015 के प्रस्ताव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर सेट असाइड कर दिया, जिसमें तांती तत्वा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया था, और न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल संसद को अधिनियमित विधि के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने, जोड़ने, हटाने या परिवर्तन करने की पावर है। तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विचार मंच बिहार पटना बनाम बिहार राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है एविडेंस की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध सह अपराधी से है? तो यहाँ पर सेक्शन 133। नेक्स्ट है एविडेंस की धारा 122 के अंतर्गत में विशेषाधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर पति और पत्नी को। नेक्स्ट है हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित रिट में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 217 के अधीन पात्रता और कॉलेजियम द्वारा निर्धारित उपयुक्तता में अंतर करते हुए कहा कि पात्रता के विवादक न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे हाईकोर्ट की पात्रता है कि वह मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, है ना, जुडिशरी के रूप में मतलब जो है 5 साल तक, या अधिवक्ता के रूप में 10 साल तक वकालत कर चुका हो, ठीक है ना। इस तरह से अगर हैं तो वहां पात्रता के जो निर्णय है, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वहां पर उनका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अगर उनका पालन नहीं किया गया है। किंतु उपयुक्तता के विवादक जो है यहाँ पर नहीं, इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं आते हैं, इसके अंतर्गत में जुडिशियल रिव्यू उनका नहीं किया जा सकता जो उपयुक्तता के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्तता में उसकी योग्यता मतलब इस तरह से देखी जाएगी उसने कितने केस वो किए, उसका करेक्टर किस तरह का रहा है ना, और केस में उसकी में कितने मिस्टेक्स वगैरह रहे हैं, तो उसका जो पूरा जो डेस्क्रिप्ट मतलब पूरी उसकी केस लॉ हिस्ट्री जो भी है, उसके जो जजमेंट हैं, उन सब का रिव्यू जो है करते हुए जो उपयुक्तता देखी जाती है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता रिट के रूप में। तो ये केस था अन्ना मैथ्यूज वर्सेस भारत का सुप्रीम कोर्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है किस सेक्शन के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है? तो यहां पर 74 का विवाह की अवधारणा कर सकता है, तो सेक्शन 50, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मृत्युकालिक कथन हो सकता है, तो 75 का यहां पर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है नीचे टैक्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा टैक्स यूनियन द्वारा लगाया और वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है? तो यहां पर है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, ठीक है, आर्टिकल 270। उसके बाद में नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सुप्रीम कोर्ट के किस ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत में आता है? तो यहां पर है प्रिलिमिनरी ज्यूरिसडिक्शन जो सेक्शन 131 है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्पादन किया जा सकता है?
तो वह संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्य विधानसभा के संकल्प पारित करने पर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये 169 जो आप पढ़ेंगे आर्टिकल, उसमें है 78 से संबंधित जो क्वेश्चन है। विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति को है। ठीक है ना। 143 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद के सभी और राज्य विधानसभाओं के सभी। ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, वो प्रपोज किया गया था। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर सकता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो 11 और 7। ठीक है ना। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सिंपल हो गया आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अस्थाई और स्थाई नहीं पूछा इसमें, इसलिए अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा हो गए और स्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 12 के प्रयोजन के लिए स्टेट में कौन नहीं आता है? तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो है वो स्टेट में नहीं आता है। सीएम खन्ना यानी चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी के मामले में ये बताया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है दल बदल निरोधक कानून एंटी डिफेक्शन एक्ट किस तारीख को पारित हुआ था? तो 17 जनवरी 1985। ठीक है ना। 10वीं अनुसूची से संबंधित जो है। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम आर्टिकल जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का कन्फेडरेशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है वो कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना। और एक वो है आंध्र प्रदेश में ही जैसे बट गए ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों, तो दोनों में है। उसके बाद में मतलब 6 हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट है नीचे दिए गए अधिकारों में कौन सा भारत के एक नागरिक को आर्टिकल 19 के अधीन मूल अधिकारी के रूप में गारंटेड है? तो यहाँ पर है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा अधिकार है जो धारा लिखा है यहाँ पे संविधान की आर्टिकल 21 की परिधि में नहीं आता है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है ना। परिधि में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पर हो गया हड़ताल का अधिकार, राइट टू स्ट्राइक। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में नॉमिनेट किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर अब तो ये प्रोविजन हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो एक जो है सदस्य यहाँ पर किया जाता था आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित, तो ये हटा दिया गया है। उसके बाद में 104 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है वेवर अधित्यजन करना अनुज्ञेय है, परमिजिबल है, तो किन अधिकार का त्याग किया जा सकता है? तो किसी भी मूल अधिकार का नहीं। नेक्स्ट है राज्य के डीपीएसपी का संबंध किससे है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है
एक लोहार डाकू की एक टोली द्वारा अभिग्रहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर बै के घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह में प्रवेश करते हैं, बै का धन और आभूषण लूट लेते हैं और बै के पुत्र का वध कर देते हैं। तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किया गया था विवश। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछट जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उसे मारा जाता है। एक ही ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। इन्हें कौन सा अपराध किया है? तो उसका कार्य माफी योग्य है। ठीक है ना, 80 से संबंधित है ये धारा सी। रेक्स बनाम गोविंदा में अंतर जो किया गया था वो किस सेक्शन के बीच में किया गया था? तो सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, 299 और 300। सी की हत्या करने के लिए ए बी को उकसाता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो बी वैसा करने से इनकार कर देता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तब भी वो उकसाने के लिए, भले ही वो कार्य ना किया गया हो, तब भी वो उकसाने के लिए अपराध दोषी है और अपराध में सहायक होने का दोषी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ए सी को घोरपति करने के भय में डालकर बेईमानी से सी को प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे ए को डिलीवर कर दे। सी उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को डिलीवर कर देता है, तो ए गिल्टी है, तो यहाँ पर एक्सटॉर्शन के लिए। नेक्स्ट है, किस मामले में सेक्शन 499 व 500 की संवैधानिकता की पुष्टि की गई थी? तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इनको आप देख लेना और कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो भी देख लेना, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होना चाहिए तो वो भी आप बता देना। ठीक है, बाकी तो पूरी कोशिश की गई है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, किसी क्वेश्चन का आंसर मतलब गलत ना हो। फ्रेमिंग में तो देखो, टाइपिंग में या इसमें थोड़ी सी वो हो जाती है गलती, कहीं ने है तो से हो गया उसका, है ना, ये थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है। बाकी ऑप्शन और क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, बात ये है। तो कोशिश पूरी की गई है कि एक भी क्वेश्चन में गलती ना हो, बाकी आप बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टेस्ट लेके आएंगे 7th टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।